सुदेश अपनी पत्नी रचना और बेटी के साथ एक छोटे से गांव में रहता है। रचना काफी घमंडी और लालची औरत होती है जो कि अपने बारे में ही सोचती रहती है। उसे और किसी से कोई भी मतलब नहीं हुआ करता था। एक सुबह सुदेश अलमारी में से पैसे ढूंढ रहा होता है। उसे किसी काम के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन उसे पैसे कहीं नहीं मिलते और ये होते देखकर उसने खुद से कहा, मैंने तो अलमारी में ही पैसे रखे थे, लेकिन अभी तो है नहीं पैसे। पैसे ऐसे कैसे कहीं जा सकते हैं? रचना से पूछकर देखता हूँ। रचना, अरे सुनती हो? रचना, जरा यहाँ तो आना। सुदेश के बुलाने पर रचना वहाँ आती है। क्या हुआ? क्यों इतनी सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? सब ठीक तो है ना? मैं रोटी पकाने जा रही थी और तुमने मुझे यहाँ बुला लिया। रचना सुनो, तुमको रोटियों की पड़ी है और यहाँ अलमारी में पैसे रखे थे और अब ढूंढ रहा हूँ तो मिल ही नहीं रहे। अतुल भाई ने मुझे अपने पास संभाल कर रखने के लिए दिए थे। तुमने देखे हैं क्या? वो पैसे मुझे आज किसी भी हाल में वो पैसे उन्हें वापस करने हैं। अच्छा, आप उन पैसों के बारे में पूछ रहे हो? उन पैसों की तो मैं नई साड़ी ले आई। मुझे क्या पता वो आपके काम के हैं। मुझे लगा आप लाए हैं तो मेरे लिए ही लाए होंगे। आखिर आप कमा किस लिए रहे हो? अपनी पत्नी के लिए ही ना, तो मैंने उसकी साड़ी ले ली। अरे कुछ भी करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया करो। वो पैसे जरूरी थे, मुझे रखने के लिए दिए थे और तुमने वो पैसे इस्तेमाल कर लिए, वो भी बिना पूछे। कभी तो अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोच लिया करो। अगर ऐसा है ना तो अपने पैसों की जिम्मेदारी आप खुद ही रखो। कहीं भी रख दोगे और बाद में चिल्लाने के लिए आ जाओगे। मेरी क्या गलती है? अलमारी मेरी, पैसे आपने रखे। मुझे तो लगा मेरे लिए ही रखे होंगे। कभी अपनी बीवी को भी खुश करने के लिए सोच लिया करो। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। अरे क्या जरूरत थी उन पैसों को खर्च करने की? एक बार मुझसे पूछ तो सकती थी। वैसे भी तुम्हारे पास इतनी साड़ियां हैं, जब देखो पैसे बर्बाद करती रहती हो। तो करते ही क्यों हो? अरे वैसे भी हमारे पास इतना कुछ है, आप अपने गले में से निकाल कर दे देना पैसे। बहुत पैसे हैं आपके पास में। अगर उनमें से कुछ पैसे आप दे दोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा आपका। बेकार में मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। रचना इसी तरह अक्सर बस अपने बारे में ही सोचती और अपने पति को निराश करती रहती है। उसका पति भी रचना से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए उसे कुछ नहीं कहा करता था और बस उसे हर बार समझाने की कोशिश किया करता। लेकिन रचना को कुछ भी समझ नहीं आता था। कुछ दिनों बाद सुदेश उदास होकर घर आता है। सुनिए जी, आज मैंने खाना नहीं बनाया है। वो क्या है ना, मेरी कमर बहुत दुख रही है और वैसे भी इतनी नींद आ रही है, मुझसे तो काम नहीं करा जाएगा। आज आप बाहर से ही खाना मंगवा लो। अरे पति घर आया है, एक बार उससे प्यार से बात कर लो, उसका हाल चाल पूछ लो। मेरे आते ही अपना हाल चाल बताने लग गई। मुझसे भी तो पूछ लिया करो कि मैं कैसा हूँ। और अगर तुम्हारी इतनी तबीयत खराब थी तो पहले बता देती, मैं आते हुए पहले से कुछ लेकर आता। इसमें पूछना क्या है? आप ठीक ही लग रहे हो और जब भी आप बीमार होते हो तो पूरा घर सर पर उठा लेते हो। खुद ही बता देते हो कि आप बीमार हो। आपने बताया नहीं, इसका मतलब आप ठीक हो। छोड़ो, तुमको समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। और मेरी बात ध्यान से सुनो, थोड़ा खर्चा कम किया करो ना। काम ठीक नहीं चल रहा है। तुम घर पर भी तो खाना बना सकती हो ना। कल भी बाहर से मंगवाया था, आज सुबह भी मैंने बाहर से ही खाना खाया था और अभी तुम कह रही हो कि बाहर से ही खाना मंगवा लेना। तुम जानती हो ना, इतना बाहर से खाना खाने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो जाएगी और तुम्हारी भी। तो गलत क्या कह दिया? अरे रोते तो वो लोग हैं ना जिनके पास कुछ होता नहीं है। भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप रोते रहते हो। इतना चांदी पति मिला है मुझे, मेरी तो किस्मत ही टूट गई। और आप ये जो झूठ बोल रहे हो ना कि काम नहीं चल रहा है, ये सब आप बस मेरी बात ना मानने के लिए कह रहे हो। ठीक है, मैं ले आऊंगा बाहर से खाना। तुमसे बहस करने से अच्छा है कि मैं पैसे खर्च करके बाहर से खाना ही ले आता हूँ। पर मेरी बात अच्छे से सुन लो, आज खाना बाहर से ला रहा हूँ, अब से खाना तुम ही घर पर बनाया करोगी। सुदेश अक्सर अपनी पत्नी से यूं ही परेशान रहता क्योंकि रचना उसकी बात ही नहीं सुनती। कुछ दिनों बाद रचना अपने घर पर मुल्तानी मिट्टी लगाकर आराम से बैठी थी।
आहा, मुल्तानी मिट्टी लगाकर तो मेरा चेहरा और भी खिल उठेगा। ऊपर से पूरे गांव में सबसे सुंदर तो मैं ही हूँ। अब तो मेरी सारी पड़ोसी ने मुझे देखकर जल बुनकर राख हो जाएंगी। रचना खुद ही बात करके खुश हो रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन सुरेखा आती है। लगता है रचना बहन, तुम मेरे ही बारे में बात कर रही थी। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने सुना नहीं क्या? क्या बात है, तुम्हारा ही नाम ले रही थी और तुम आ गई। और ऐसी कौन सी बात है जो मैंने सुनी नहीं और जिसे बताने के लिए तुम यहाँ मेरे घर आ गई? जल्दी बताओ। अरे, हमारे गांव में एक नया ब्यूटी पार्लर खुला है, वो भी शहर के लोगों ने आकर खोला है। वहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी क्रीम, इतने अच्छे महंगे बड़े बड़े आधुनिक तकनीक वाली चीज रखी गई है जिससे हम कालापन हटा सकते हैं, हम गोरे हो सकते हैं, हमारा चेहरा और खिलेगा, बाल भी सीधे हो जाएंगे, घुंघराले हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा है। इतना अच्छा है, इसके बारे में मुझे अब तक पता क्यों नहीं चला? मुझे तो गांव में कुछ भी होता है सबसे पहले पता चलता है, फिर इसके बारे में पता कैसे नहीं चला? यही सोचकर तो मैं भी हैरान हूँ। तुम तो इतना अपने चेहरे के बारे में, अपने बालों के बारे में सोचती रहती हो, फिर तुम्हें इस बारे में क्यों नहीं पता? खैर कोई बात नहीं, अब तो मैं बता चुकी हूँ ना। कोई बात नहीं, देर से पता चला है तो क्या हुआ, हम आज ही चलते हैं वहाँ पर, सब कुछ पता करेंगे। और अगर कुछ अच्छा ऑफर चल रहा होगा तो मैं बहुत सारी चीज करवा कर आऊंगी वहाँ से, और उसके बाद पूरे गांव में सबसे सुंदर बन जाऊंगी। उसी शाम सुरेखा और रचना दोनों पार्लर जाती हैं। मैडम, हमने आपके पार्लर के बारे में बहुत सुना है। क्या आप सच में लंबे घने बाल कर देते हो और चेहरे की चमक को भी बढ़ा देते हो, और जो भी आपके पार्लर में आता है उसे सबसे खूबसूरत औरत बना देती हो? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही जगह आई हैं। हमारे पास बहुत अच्छी क्रीम, मसाज करने के लिए इक्विपमेंट, बालों के लिए तेल, कंडीशनर सब हैं। हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट करवाओगी तो अपने अंदर के बदलाव को खुद ही महसूस करोगी। तो फिर बता दीजिए कि ये सब कैसे होगा? मैं गांव में सबसे सुंदर तो हूँ ही, लेकिन मेरे बाल और घने हो जाते और चेहरा और साफ और चमकदार हो जाता तो बहुत अच्छा होता। मेरे पति के साथ पूरे गांव वाले मेरी तारीफ करते। मैं यही चाहती हूँ, और मेरा पति मुझे और भी ज्यादा पैसे देने लग जाए ताकि मैं और सुंदर हो सकूं। माफ करना, लेकिन आपको लगता है कि आप सुंदर हो, आप हमारी क्रीम का इस्तेमाल करोगी और उसी तेल का इस्तेमाल करोगी, तब आपको असली सुंदरता पता चलेगी। लेकिन हमारे पास सब कुछ ही बहुत महंगा है और एक छोटी सी क्रीम की कीमत भी 15,000 है। सोच लीजिए, अगर आप इतने पैसे अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं आपको ये सारा सामान दे देती हूँ और उसके बाद में आपकी सुंदरता निखर कर आएगी। अभी आप बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही हैं। क्या 15,000? नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है, और आप लोग गांव में नए हो, मुझे तो भरोसा भी नहीं हो रहा। अभी आप नई हो तो आपको सस्ते दामों पर अपना सामान बेचना चाहिए, इतने महंगे दामों पर नहीं। और आप तो पहले ही बार में 15,000 रुपये मांग रहे हो। देखिए, हम पर भरोसा करना ना करना आपके ऊपर है। मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। अब तक 20 गांव में हमने अपना ब्यूटी पार्लर खोला है, वो भी 1 महीने के लिए। और 1 महीने बाद जिसको भी हमसे क्रीम, तेल या कुछ भी मंगवाना होता तो वो नंबर ले लेता है और ऑनलाइन मंगवाता है। हमारा काम ही इतना अच्छा होता है कि आपको 15,000 भी कम लगेंगे। इसका मतलब आप हमारे गांव में बस 1 महीने के लिए ही हो, उसके बाद आप इस गांव से चली जाओगे? जी हाँ, बस 1 महीने के लिए। अगर आप अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहती हैं तो कल पैसे जमा करवा देना। पूरा ट्रीटमेंट 5 लाख का है। आपको आधे पैसे कल जमा करवाने हैं और बाकी के आधे 10 दिन के बाद। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपके जाने से पहले मैं ये पैसे जमा करवा दूंगी और अपना ट्रीटमेंट करवा लूंगी ताकि मैं सबसे ज्यादा सुंदर औरत बन जाऊं इस गांव की। अगर आप चली गई तो मैं सुंदर नहीं बन पाऊंगी। अब रचना को चिंता सताने लगती है क्योंकि वो चाहती थी कि वो गांव की सबसे सुंदर औरत बनी रहे, और उसे ब्यूटी पार्लर वाली ने कहा था कि रचना सुंदर नहीं है
और उसकी क्रीम और तेल लगाने से ही वो सुंदर बनेगी। इसके बाद रचना और सुरेखा दोनों घर आ जाते हैं और घर पर आने के बाद सुरेखा ने रचना से कहा, ऐसे ही ठीक है, ये सब फालतू के चोचले हैं, मैं तो जा रही हूँ खाना बनाने। उन लोगों की वजह से और देर हो गई। कुछ नहीं होता इन सब लोगों से, क्या भरोसा ये लोग हमारा चेहरा और बाल खराब करके भाग जाएं। मैं तो कुछ भी नहीं करवाने वाली, ऊपर से इतना महंगा खर्चा बता रहे हैं, वो अलग। रात को रचना सुदेश को खाना परोसती है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो खाने में बहुत कुछ है। हाँ, आज सब कुछ आपकी पसंद का है। अच्छा सुनिए ना, हमारे गांव में ना एक नया पार्लर खुला है, मुझे भी वहां पर जाना है। काफी महंगा है, उसके लिए पैसे चाहिए। अच्छा, तो इसलिए ये सब बना है। रचना, तुम पहले से ही इतनी सुंदर हो, पार्लर वाले तो बस पैसे ऐंठना चाहते हैं, और क्या पता कौन सी क्रीम लगा दी, अच्छे खासे चेहरे का नाश मार दें। अरे आप उल्टा ही सोचना। मैं उल्टा नहीं सोच रहा, बल्कि तुम्हारा भला चाहता हूं, और इतने पैसे नहीं है मेरे पास। सुदेश खाना खाकर सो जाता है। ये क्या समझते हैं कि ये मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं अपना इलाज नहीं करवा पाऊंगी? इनकी दुकान की एक चाबी भी तो मेरे पास ही रहती है। दबे पांव रचना दुकान जाती है और पैसे चोरी कर लेती है, साथ ही घर से भी गहने बेच देती है। अगली सुबह सुदेश काफी परेशान हो जाता है। रचना, पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, वैसे भी हमारी दुकान नहीं चल रही है, ऊपर से आज चोरी हो गई। घर से भी गहने चोरी हो गए, क्या पता किसी को ज्यादा जरूरत हो। गहने चोरी हो गए और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतनी भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है? तुमने पार्लर के लिए पैसे मांगे थे, कहीं ये चोरी तुमने ही तो नहीं की? हाँ, मैंने ही की है। तो क्या हुआ, आपसे प्यार से मांगे थे ना, आपने दिए ही नहीं ना, तो बस मुझे जो ठीक लगा ना वो मैंने किया। ये जो हर वक्त तुम बस अपने बारे में सोचती हो, जो मनाई करती हो, देख लेना एक दिन तुम बहुत पछताओगी। रचना 5 लाख रुपए लेकर उस पार्लर में जाती है। ये लीजिए, मैं अभी ही पूरे 5 लाख रुपए दे रही हूँ, आप बस मेरे बाल और चेहरे की काया पलट कर दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, ये जो क्रीम है आप वो लगाना दिन में 2 बार, और तेल को बाल धोने से पहले 10 मिनट में ही फर्क दिखने लग जाएगा। रचना नीलम के कहे अनुसार करती है, लेकिन 10 दिन के बाद रचना के बाल काफी ज्यादा झड़ने लगते हैं, साथ ही उसके चेहरे पर झुर्रियां और दाग धब्बे होने लगते हैं। ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने तो कहा था कि मेरे बाल और घने हो जाएंगे, चेहरा भी चमकने लगेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। रचना मुंह पर चुन्नी बांधकर पार्लर के पास पहुंचती है तो वहां ताला लगा था और बाहर भीड़ भी थी। भाई साहब, यहाँ जो पार्लर था वो बंद क्यों है, और भीड़ किस बात की? अरे फ्रॉड लोग हैं, 20 गांव के लोगों को ठगा है, हमारे गांव में पुलिस वालों ने पकड़ लिया इन्हें। क्या? रचना वहीं बेहोश हो जाती है। गांव के लोग उसे घर छोड़ते हैं, वहां सब मौजूद थे। रचना, तुम ठीक तो हो ना? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। उन लोगों की बातों में आकर मैंने पैसों का, अपने बालों और यहाँ तक कि अपनी अच्छी खासी शक्ल का भी नाश कर लिया। मैं तो तुम्हें मना ही कर रही थी ना, तुमने मेरी बात तक नहीं सुनी। मैंने भी कहा था, तुम जो अपनी मनमानी करती हो, एक दिन तुम्हें बहुत पछतावा होगा, और देख लो वो दिन आज आ गया। आप सब लोग सही थे। लालच, घमंड और स्वार्थ की आग में मैं अंधी हो गई थी। मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, पछतावा ही रह गया। तुम्हारे ही कर्म है जो आज तुम्हें यहाँ ले आए। रचना बहुत रोती है और उसके बाद अपनी गलती को बस सुधारने की कोशिश में ही लगी रहती है और पछतावे में अपनी जिंदगी बिताती है।